गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल योर दीक्षा एजुकेशन पे। आज हम लोग प्रश्नावली 10 यानी वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वृत्त को शुरू किया जाए। वृत्त को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको वीडियो की सूचनाएं आसानी से मिलती रहें। आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्त के बारे में, जो ये कक्षा 10 के लिए है और ये रहेगा आज के लिए लेक्चर फर्स्ट यानी पार्ट 1 रहेगा ये। इसमें हम लोग सीखेंगे कि वृत्त क्या होता है। ठीक, तो यदि पहला हमारा प्रश्न यही है कि वृत्त क्या है, तो आइए वृत्त को हम लोग देख लें कि वृत्त क्या है। यदि हम लोग वृत्त की बात करें तो ये रहा हमारे पास एक वृत्त। ठीक है, चलिए यदि हम वृत्त की डिफिनीशन की बात करें यानी सर्कल, व्हाट इज सर्कल, तो हम देख रहे हैं ये जो हमारा वृत्त बना है ये इसका जो बाउंड्री है ये अनंत बिंदुओं से घिर गया है। ठीक, यानी हम कह सकते हैं कि वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है, उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर होती है, अचर दूरी पर होती है। चलिए पहले इसका मतलब समझ लिया जाए कि ये परिभाषा के अनुसार वृत्त किसे कहेंगे। तो इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि एक मिनट, हाँ, इसमें लिखा गया है वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है। देखिए यहाँ लिखा है कि एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत यानी कांस्टेंट, जो कभी चेंज नहीं होगा, बिंदु से अचर दूरी पर होती है। तो देखिए यदि परिभाषा से देखें तो एक सबसे पहले हम नियत बिंदु मान लेते हैं कि हमारे पास ये है नियत बिंदु। अब ये कह रहा है कि इसी नियत बिंदु से अचर दूरी पे, यानी यहाँ से ये जो अचर दूरी ये बन रही है या फिर अचर दूरी यही है, यानी कि सारी दूरियां क्या है, समान है और यही हमारी क्या कहलाएगी, अचर दूरी। अब ये कह रहा है कि अचर दूरी से अचर दूरी पर होती है, यानी वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है। देखिए ये जो हमारा सर्कल बना है ये बिंदु से ही मिलके बना है और इसमें कितने बिंदु हैं, तो अनंत बिंदु हैं। ठीक, बिंदु 1 2 या 100 200 तो है नहीं, ये अनंत बिंदु है और इसको ही हम लोग परिभाषा के अनुसार कह सकते हैं कि वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु से अचर दूरी पे होती है। यही जो हमारे पास अचर दूरी है, ये जो अचर दूरी है इसे हम लोग क्या कह देते हैं, इसे हम लोग रेडियस यानी कि त्रिज्या कह देते हैं। ठीक है, तो यदि इसको और हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा ये वृत्त है, ये जो हमारा वृत्त है, ठीक, मान लीजिए कि ये है वो नियत बिंदु। अच्छा, वृत्त में जो नियत बिंदु है इसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो इसी नियत बिंदु को हम लोग कहते हैं वृत्त का केंद्र। ठीक, वृत्त का केंद्र कहते हैं, ठीक, जिसे हम लोग जनरली ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये तो हमारा वृत्त का केंद्र हो गया और ये जो हमारा ये नियत दूरी है वृत्त के केंद्र से, इसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो यही हमारा हो जाता है वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक, ये जो वृत्त का केंद्र है ओ यानी सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल, और ये हमारे पास जो है सेंटर ऑफ सर्कल से ये जो हमारी दूरी दी है ये आर, इसे ही हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ सर्कल, जिसे हम लोग वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, जिसे जनरली किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आर से। तो यहाँ से हम कुछ पॉइंट लिख सकते हैं और पहला पॉइंट क्या होगा कि नियत बिंदु को वृत्त का केंद्र कहा जाता है।
केंद्र कहा जाता है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा भाई? तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि ये जो अचर दूरी है वृत्त के केंद्र से अचर दूरी को वृत्त का त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, यानी हमने देखा है कि एक तल है जो अनंत बिंदुओं से ये क्या हुआ है, घिरा हुआ है। ठीक, जो किसी नियत बिंदु से क्या है, एक अचर दूरी पे है, यही हमारा वृत्त है। चलिए, वृत्त के अगले क्रम में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वृत्त का परिधि। ये सब चीजें आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो चलिए, वृत्त की परिधि क्या होती है जरा उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। तो अगला हमारा हेडिंग रहेगा क्या, वृत्त की परिधि, यानी सरकमफरेंस। अच्छा, वृत्त की परिधि हो क्या सकती है, आप खुद सोचिए। देखिए, परिधि को यदि सीखना है ना, तो आप कोई भी शेप लीजिए और उसके एक कोने से घूमते हुए सभी कोनों को मिलाते हुए वापस उसी कोने पे आ जाइए। तो जितनी दूरी आप तय करते हैं ना, एक तरीके से वो क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है कि परिमाप है। लेकिन चूंकि ये सर्कुलर है, इसीलिए इसको हम लोग सरकमफरेंस बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। तो वृत्त में परिधि क्या हो सकती है भाई? तो वृत्त में परिधि हो सकती है कि वृत्त की चारों ओर की वक्र की लंबाई वृत्त की परिधि कहलाती है। मतलब क्या है, आइए जरूर से देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि हमने एक वृत्त बनाया, तो ये कह रहा है कि वृत्त के चारों ओर की वक्र की लंबाई, यानी कि इसमें ये जो लंबाई है हमारी, यहाँ से पूरा एक, मान लीजिए कि इस पॉइंट को हम ले लें और इसी पॉइंट को घूमते हुए वापस इसी पॉइंट पे आ जाएं, तो ये हमारी वक्र की लंबाई हो जाएगी। और यही हमारा क्या कहला जाएगा, यही हमारा ये पूरा जो है, यही हमारा कहला जाएगा वृत्त की परिधि। ठीक, यही हमारा क्या कहलाएगा, वृत्त की परिधि। ठीक है, यानी सरकमफरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, चलिए। अच्छा, वृत्त की परिधि, तो आप लोग शुरू से ही जानते हैं कि वृत्त की परिधि की जो हम लोग सूत्र लिखते हैं, तो वृत्त की परिधि के लिए सूत्र क्या होता है भाई? तो आप लोग जानते हैं कि जो वृत्त की परिधि होती है वो क्या होती है, 2πr। चलिए, 2πr होती है, क्यों होती है, जरा इसके बारे में सीख लिया जाए। हमने क्या किया, हमने लिया एक वृत्त, ठीक, और वृत्त को मान लीजिए कि हमने क्या किया, आधे से डिवाइड कर दिया, ठीक, और फिर इसको 4 भागों में बांट दिया। तो जब हमने इसको 4 भागों में बांटा, तो हमको क्या मिला भाई, कि ये वृत्त का हमारा केंद्र हो गया। ठीक, अगर मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है, इसको मान लिया जाए कि ये 0 डिग्री है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 90। तो यहाँ 90 90 180 हो जाएगा, तो ई हो जाएगा 270। तो वापस हम 0 पे आएंगे तो हो जाएगा 360, यानी कि 360 डिग्री। और आप जानते हैं कि हम लोग इससे पहले त्रिकोणमिति पढ़े थे, तो हम लोग पढ़े थे चतुर्थांश के बारे में। यानी कि जो पहला भाग है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री का है भाई? तो 0 से लेकर 90, यानी कि 90 तक है। और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। और पूरे को मिला देंगे तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। यानी कि जब हम इस वृत्त में आधा इसकी लंबाई को कवर करेंगे, तो हम कितना कवर करेंगे, 180 अंश। ठीक है, और 180 अंश को हम लोग पाई भी कहते हैं। ठीक, तो जब 180 अंश को 1 पाई कहेंगे,
तो 360 को हम क्या कह देंगे, 2 पाई कह देंगे। ठीक, इसलिए यहाँ हमारे पास क्या लिखा जाता है कि ये 2 पाई है। अच्छा, आर क्यों लेते हैं भाई, तो हम इस केंद्र से एक नियत दूरी को आधार मानकर ही क्या करते हैं, इसका चक्कर लगाते हैं। ठीक, क्योंकि ये जब हमारी नियत दूरी जो है वो घटेगी तो परिधि भी कम हो जाएगी तुरंत। ठीक, यानी कि उसका आंसर कुछ और हो जाएगा, क्योंकि रेडियस कम होगा तो हमारी परिधि कम होगी। तो 360 को ही हम लोग शॉर्टकट में क्या लिख देते हैं, 2 पाई, और ये रहा हमारा रेडियस, जिसको हम लोग नियत दूरी को मान करके लंबाई को कवर करते हैं। इसीलिए इसका सूत्र क्या बनता है, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। ठीक है, चलिए अब जरा हम लोग वृत्त में एक और पॉइंट पढ़ें, जिसे हम लोग कहते हैं चाप। क्या है भाई, चाप, इसे हम लोग कहते हैं आर्क। अच्छा, आर्क क्या है, तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का कोई भाग, का कोई भाग। अच्छा, वृत्त की परिधि का कोई भाग क्या हो सकता है, वृत्त की परिधि कोई भाग को वृत्त का चाप कहते हैं, वृत्त का चाप कहते हैं। अच्छा, मतलब क्या हुआ भाई, तो चलिए मतलब जरा देख लेते हैं। ये मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, वृत्त है, तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी भाई, तो वृत्त की परिधि तो यही हो जाएगी पूरा इसकी लंबाई, वक्र लंबाई। अब इसी का कह रहा है कि कोई भाग, तो मान लीजिए कि ये यहाँ रहा कोई बिंदु ए और यहाँ रहा कोई बिंदु बी, तो इसी परिधि का एक छोटा सा यह भाग हो गया, और यही भाग क्या कहलाता है, यही भाग कहलाता है हमारा चाप। यानी कि यही भाग क्या होगा, चाप। चाप ए बी, या फिर ए बी के ऊपर हम क्या करते हैं, एक वक्र खींच देते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कि ये ए बी क्या है, हमारा चाप है। अच्छा, इसमें दिया है परिधि का कोई भाग, तो चाप को यदि हम लोग देखेंगे तो इसमें देखा जाए तो एक तो इधर वाला भी हिस्सा हमारा परिधि का ही भाग है, और ये भी एक भाग है। इसलिए हमेशा आप बताएंगे कि एक वृत्त में दो चाप हो सकते हैं। देखिए, मान लीजिए कि हमने ये एक वृत्त बनाया। ठीक, वृत्त बनाने के बाद हमने क्या किया भाई, माना कि ये एक बिंदु आपका ए है और ये एक बिंदु आपका बी है। तो ये जो हिस्सा है ये हमारा छोटा चाप हो गया, यानी हम इसे कह देंगे लघु चाप, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, माइनर आर्क। और ये जो यहाँ से हिस्सा हो गया इसे हम लोग कह देंगे दीर्घ चाप, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मेजर आर्क। ठीक है, चलिए तो हम कह सकते हैं कि एक वृत्त में दो चाप हो सकते हैं, एक छोटा चाप और एक बड़ा चाप। और जब तक आपको प्रश्न में कुछ न लिखा जाए तो आप हमेशा मान के चलेंगे कि प्रश्न में छोटे चाप के बारे में बात हो रही है। ठीक है, चलिए चाप को आगे बढ़ते हुए अब हम लोग पढ़ेंगे जीवा के बारे में। जीवा, जीवा, वृत्त की जीवा यानी कॉर्ड के बारे में। चलिए, कॉर्ड क्या होता है भाई, तो एक रेखाखंड, एक रेखाखंड जो वृत्त, ध्यान से देखिएगा, जो वृत्त पर स्थित, जो वृत्त पर स्थित किन्हीं किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर बनता है वृत्त का जीवा कहलाता है, जीवा कहलाता है। यहाँ से हम लोग देखेंगे सबसे पहले जीवा को। ये रहा हमारे पास वृत्त, चूंकि वृत्त पढ़ रहे हैं तो वृत्त में ही जीवा है। कह रहा है कि एक रेखाखंड जो वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं, चलिए किन्हीं दो बिंदुओं की बात कर रहा है तो हम किन्हीं दो बिंदुओं को ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक बिंदु है ए और ये एक बिंदु है बी।
दो बिंदुओं को मिलाने पर बनता। अच्छा, इसी को यदि हम लोग मिला देंगे ये ऐसे, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कहलाएगा चाप। ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या ये हमारा क्या कहलाएगा, जीवा। यही हमारा होगा जीवा, जीवा ए बी। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा। अच्छा देखिए, जब हमने एक जीवा बनाया है तो ये पूरा वृत्त दो भागों में बट गया है। एक तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा है। ठीक, दो भागों में बट गया, तो यहाँ से हम एक छोटा सा इसी में एक लाइन क्या लिख सकते हैं कि वृत्त की जीवा वृत्त को दो वृत्तखंडों में बांटती है। ठीक, बांटते हैं ना, यानी विभाजित करती है। तो अब तो प्रश्न आता है कि सर वृत्तखंड क्या होता है, जब आपने वृत्तखंड लिख दिया है तो चलिए आइए जरा वृत्तखंड के बारे में भी पढ़ लिया जाए कि वृत्तखंड क्या होता है। तो अगला हम सीखेंगे वृत्तखंड के बारे में। वृत्तखंड जिसे हम लोग सेगमेंट भी बोलते हैं, सेगमेंट को हम लोग क्या कह सकते हैं, एक क्षेत्र जो वृत्त की एक जीवा और एक चाप से घिरा हो, अच्छा वृत्तखंड कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। आइए देख लिया जाए जो लिखा गया है सही है कि नहीं। मान लीजिए कि ये आपके पास है वृत्त, ठीक, और ये रहा आपका वृत्त का केंद्र O। ठीक है, ये कह रहा है कि एक क्षेत्र जो एक जीवा और एक चाप से घिरा हो। तो चलिए जीवा मान लीजिए कि यहाँ हम A मानते हैं और ये B मानते हैं, तो ये हमारा पूरा जीवा हो गया। और चाप क्या हो गया भाई, जब इसी को हम मिला देंगे तो ये हमारा चाप हो गया। अच्छा, इसी से घिरा हुआ, अच्छा इसे देखिए ये वाला हमारा पूरा क्या हुआ है, घिर गया है। यही हमारा क्या कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है, वृत्तखंड। अच्छा, तो इसमें भी देखा जाए तो इसमें भी दो वृत्तखंड हो जा रहे हैं, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, यानी कि ये भी तो वृत्तखंड है, तो हम इसे भी वृत्तखंड कहेंगे। लेकिन ये जो वृत्तखंड दिख रहा है ये बड़ा दिख रहा है, तो इसको हम लोग दीर्घ वृत्तखंड कह देंगे, दीर्घ वृत्तखंड। अच्छा, इसको हम लोग कह सकते हैं लघु वृत्तखंड। ठीक है, यानी आपको पता चल गया कि जब हमारे पास एक जीवा होगी और एक चाप होगा और इससे जो घिरा हुआ क्षेत्र होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, वृत्तखंड कहलाएगा। तो देखिए इसमें दो वृत्तखंड हो गए। चलिए अब कुछ थोड़ा सा और चीजें हम लोग पढ़ लें। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त है। तो आप बताइए कि इस वृत्त में जीवा जो हम लोग अभी पढ़े हैं, तो इस वृत्त में हम कितनी जीवाएं खींच सकते हैं। मान लीजिए कि ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, तो ये हमारे पास रहा पहला जीवा। अच्छा, मान लीजिए कि ये रहा पॉइंट एक और ये भी रहा पॉइंट एक, यानी सी, और ये रहा हमारे पास डी। इसको भी जब हमने मिला दिया तो ये भी हमारे पास बन गया जीवा। यानी ऐसे चाहें तो हम अनंत जीवा एक वृत्त में क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं, है कि नहीं, हम अनंत जीवाएं खींच सकते हैं। अच्छा, तो यहीं से हमको एक बात क्या सीखने को मिलती है कि एक वृत्त में अनंत जीवाएं हो सकती हैं। अच्छा, अनंत जीवाएं तो हो सकती हैं, लेकिन दूसरी कंडीशन भी इसमें है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि दो बिंदु, जैसे बिंदु ए और बिंदु बी से कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं। तो देखिए बिंदु ए और बी से मिलाएंगे तो केवल एक ही जीवा होगी, इसलिए आप ये भी लिखेंगे कि दो बिंदुओं से केवल और केवल
केवल और केवल एक ही जीवा खींची जा सकती है, जीवा खींची जा सकती है। ठीक है। अच्छा, तीसरा भी इसमें पॉइंट है। अच्छा, वो क्या है भाई? तो ये देखिए, ये जीवा है, ये जीवा है, ये जीवा है, सभी जीवाएं हैं। लेकिन हम देख रहे हैं जो यहाँ पे केंद्र ओ है, इससे जो जीवा बन रही है, इस सबसे बड़ी जीवा है कि नहीं? और जो सबसे बड़ी जीवा है, तो हम लोग वृत्त में क्या पढ़ते हैं भाई? तो डायमीटर भी पढ़ते हैं। अच्छा, डायमीटर क्या होती है भाई? तो व्यास हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? व्यास हो जाएगा। यानी सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। ठीक है, व्यास कहलाती है। अब व्यास क्या होता है, इसको जरा हम लोग अब दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है, इसलिए इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक बने रहिए योर दीक्षा एजुकेशन के साथ। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक बने रहिए और दीक्षा एजुकेशन के साथ। धन्यवाद।